नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा खरीद परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक किस देश के साथ है? ये चाइना के साथ है। हालांकि अभी कम हुआ है, लेकिन जो है हमारे जो पूरा व्यापार घाटा है उसका लगभग 20% व्यापार घाटा चाइना के साथ ही होता है। राजा जी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। विश्व में हाथियों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? बोत्सवाना में हुआ है। बोत्सवाना में सर्वाधिक हाथी हैं, लगभग 1,30,000 हाथियों की संख्या वहाँ पर। और अभी 350 से ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है। कारण अभी नहीं पता चला है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र के तरफ। तो आज का हमारा समाचार पत्र कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज़ ओवर, पीएम सेज इन लद्दाख। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लद्दाख यात्रा पर गए थे, जिस मतलब जो आर्मी पर्सनल से उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, ताकि वो उनका हौसला मजबूत रहे और लड़ सके वो अच्छे से, उनका हौसला धीमा ना पड़े कि उनके राष्ट्र का नेतृत्व उनके साथ है, इसलिए गए थे वो। तो उन्होंने बताया कि जो एक्सपेंशन विस्तारवाद की नीति है उसका समय खत्म हो चुका है। जो चाइना हर तरफ से अपने विस्तार करके अपनी सीमाएं को बढ़ाना चाह रहा था, तो ऐसी चीज़ें अब नहीं संभव हो पाएंगी, क्योंकि जो भारत एक कमज़ोर राष्ट्र नहीं है, भारत पुराना भारत नहीं है, बल्कि नया भारत उभर के आया। ये चीज़ बात बताया उन्होंने। 8 यूपी पुलिसमैन किल्ड ड्यूरिंग रेड। तो कानपुर में एक जो है पुलिसमैन एक रेड करने के लिए गए थे, जहाँ पर जो वहाँ पे कुछ जो गुंडे अपराधी प्रकृति के लोग थे, उन्होंने पुलिसमैन पे भी उल्टा हमला किया, जिसमें 8 पुलिसमैन की मतलब उसमें हत्या कर दिया गया। ICMR लुक्स एट वैक्सीन लॉन्च बाई अगस्त 15। तो जो कोवैक्सीन वैक्सीन कैंडिडेट जो एक भारत बायोटेक कंपनी द्वारा ICMR के साथ मिलकर जो है बनाई गई है, और उसका ट्रायल अभी हो रहा है। DCGA ने उसका अप्रूवल भी दे दिया ट्रायल के लिए। तो अब ICMR उम्मीद कर रही है 15 अगस्त तक ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। लेकिन कुछ क्लिनिशियंस से उनसे जब कंसल्ट किया गया तो बोला गया कि भाई इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना इस चीज़ के लिए, कितनी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी, ये संभव नहीं है। इसको लेके कुछ समय लगेगा। लेकिन ये है कि हाँ, 15 अगस्त तक ये ज़रूर पता चल जाएगा ये प्रभावी होगी या कितनी प्रभावी, ये सब चीज़ें स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे। इन व्यू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी JEE नीट पोस्टपोन टू सितंबर। तो जो बच्चे हैं जो JEE नीट की परीक्षा दे रहे थे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये परीक्षाएं टाल दी गई हैं और वे सितंबर में होंगी परीक्षाएं। अगली नीचे, इंडिया वॉन्ट इम्पोर्ट पावर इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना। तो जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह, इन्होंने एक जो है नया वो गाइडलाइन जारी किया है। इसमें कहा है कि जो भी पावर इक्विपमेंट्स हमारे विद्युत सेक्टर में जो भी आयात होते थे चाइना से, उनको चाइना से आयात नहीं किया जाएगा। 2018-19 के आंकड़े अगर देखें तो लगभग 71,000 करोड़ के जो आयात हैं विद्युत क्षेत्र में चाइना से हुए हैं। तो क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर चाइनीज इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो साइबर अटैक्स की भी संभावना रहती है, या फिर आप कह सकते हैं तो चाइना कंट्रोल्ड हो सकता है। तो ये सेंसिटिव सेक्टर है, इसलिए इसमें इम्पोर्ट को बैन कर दिया गया है। हमारे RK सिंह ने, हमारे पावर मिनिस्टर ने बताया चीज़। प्लाज्मा डोनेशंस कांट बी मेड मैंडेटरी, हाई कोर्ट। तो जैसे कि जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि कोई भी पेशेंट है, जैसे जो भी ट्रीटमेंट के लिए पहले है उसको तो प्लाज्मा डोनेशन करना कंपलसरी नहीं है। तो ये क्यों हुआ कि जैसे एक जब भी ट्रीटमेंट किया जाता था तो उनसे एक फॉर्म भरा जाता था, अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो आपको रिकवरी के बाद आपको प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा यूज होता है रिकवर्ड पेशेंट का, तो वो चीज़ डोनेशन के लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो पेशेंट ट्रीट हो रहा है, अगर वो ट्रीट हो जाता है तो उसको प्लाज्मा डोनेट करना कंपलसरी। ये कम्प्लीटली आदमी के विल पर, अगर वो चाहे डोनेट करे चाहे तो ना डोनेट करे। आफ्टर मिजोरम नागालैंड बैन सेल ऑफ डॉग मीट। तो मिजोरम के बाद अब नागालैंड में भी जो है कुत्ते का जो मीट का बिक्री इसको बंद कर दिया, इस पर बैन कर दिया है। तो उन क्षेत्रों में कुत्ते के मीट को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो जो इससे क्या है कि जो एनिमल्स राइट्स ग्रुप हैं आपके, इंडियन एनिमल्स फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस FIAOPO, इसने अपील की थी नागालैंड गवर्नमेंट से कि भाई इसको बैन कर दी जाए। ये एक अमानवीय कृत्य है, ये जानवरों को एक तरह से मतलब उनके अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है। तो इसके बाद अभी मिजोरम सरकार के बाद नागालैंड ने भी बैन कर दिया है कुत्ते के मीट को बेचने का। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम देखेंगे कुछ रीजनल न्यूज़ को जंप करके अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ इस प्रकार है, विल एक्सेप्ट मैरीन्स केस रूलिंग सेंटर। तो आप सुन रहे होंगे 2012 में एक घटना हुई थी जिसमें जो इटली के 2 नाविक थे, उन्होंने हमारे भारत के कुछ मछुआरों को मार दिया था जान से। तो उन्होंने गलतफहमी में उनको समझा कि जो भारत के मछुआरे थे उनको समझा कि ये पायरेट्स हैं, लुटेरे हैं, और इसलिए उन पर गोली चला दी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से अभी तक केस चल रहा था। तो ये अभी
कल जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA जो आपका ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट है कि कोई भी सीमा विवाद, जल सीमा विवाद या ऐसे सीमा विवाद होते हैं तो उनकी सुनवाई करता है। तो इटली कहता था कि जो घटना हुई ये अंतर्राष्ट्रीय वाटर में हुई, इंटरनेशनल वाटर्स में हुई है। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल वाटर्स में हो रही है घटना, तो जो ये दोनों नाविक हैं इनकी सुनवाई इटली के कोर्ट में होगी। अगर ये भारत की सीमा के भीतर घटना हुई होती तो ये भारत क्षेत्र में होती। तो भारत का स्टैंड ये था कि ये हमारे वाटर्स में स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन्स में हमारे हुआ है, SEZ में हुआ हमारे। लेकिन इटली कहता था इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। तो अभी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसने कहा कि ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में ये घटना हुई थी और इटली के कोर्ट में इन दोनों की सुनवाई होगी। इन दोनों लोग के खिलाफ अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी इटली के कोर्ट में ही। हालांकि भारत के एक पक्ष ये माना उस कोर्ट ने कि इन दोनों को जो भी मछुआरे मरे हैं उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो केंद्र ने कहा है कि अभी हम इस जो जजमेंट आया है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ठीक है, कोई बात नहीं, इटली में इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बताई गई है। तो ये थी, हमने देखा जो इटली के नाविकों से संबंधित न्यूज़ थी। अच्छा, एक बात इसमें और है कि जब अब सेंटर की रूलिंग इसने एक्सेप्ट कर ली है और इंडिया इस UN कन्वेंशन का पार्टी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, जो जिस जहाज़ पे सवार थे उसको एनरिका लेक्सी बोलते हैं। तो इस केस को भी एनरिका लेक्सी केस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रैफिक ऑन रोड्स एबटिंग नागरहोल पार्क टू बी मॉनिटर्ड। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है आपका, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये कर्नाटक के दक्षिणतम भाग में है। ये टाइगर का एक विशेष हैबिटेट है। जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया जिसके अंतर्गत कुछ जो है एरियाज़ को मार्क किया गया था कि विशेष रूप से टाइगर के संरक्षण के लिए रखे जाएंगे। तो उनमें से एक है नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो अभी क्या समस्या होती है, इसके मध्य से ही एक रोड होके जाती है जिस रोड से काफ़ी ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक की वजह से ही लोग जैसे इस टाइगर रिजर्व से होके जाते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी होता है और कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट्स हो जाता है टाइगर्स का और भी जो जानवर इसमें रहते हैं। तो अभी इसको कम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया है, एक टाइम स्टाम्प्ड कार्ड सिस्टम इंश्योर किया गया है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इस नागरहोल टाइगर रिजर्व में एंट्री करेंगे तो आपको कितने बजे आप इंटर करते हैं वो चीज़ उस एक मुहर मिलेगी, एक पर्ची मिलेगी, उस पर कितने बजे आप इंटर करते हैं वो मार्क रहेगा और फिर कितने समय के अंदर ही आपको क्रॉस कर लेना है ताकि आप अनावश्यक इसमें टाइम पास मत करो, रुको मत ज़्यादा देर ना। तो आप एक निश्चित समय दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर आप इस टाइगर रिजर्व को क्रॉस कर लेना है, अन्यथा आपको पेनल्टी लगेगी या जो भी कुछ होगा प्रोसीडिंग्स होगी। तो इससे क्या होगा कि अनावश्यक रूप में लोग जो है पार्क में जो रिजर्व में रुकेंगे नहीं, तो सीधे आएंगे अपना रास्ते से चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ के एनिमल्स होंगे मिनिमम डिस्टर्बेंस होगा। और जो ये घटनाएं भी आती हैं कि ह्यूमन एनिमल, कभी जो है टाइगर ह्यूमन पर शिकार कर देता है या फिर कभी जो है ह्यूमन्स की गाड़ियों के नीचे टाइगर्स दब जाते हैं, अन्य जानवर दब जाते हैं, इन सब चीज़ों को कम किया जाएगा। तो ये बात बताई गई इसमें। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जापान अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन दैट चेंजेस स्टेटस को अलोंग LAC। तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने जो है जापानीज़ एम्बेसडर संतोशी सुजुकी से बात की, जिसमें उन्होंने जापानीज़ एम्बेसडर ने भारत के पक्ष पर मजबूती दिखाई और कहा कि जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत चीन समस्या है इस समय वर्तमान की, ये आसान रूप से या वार्तालाप से ही निपट जाएगी। और ये जापान ने ये भी कहा कि हम किसी भी प्रकार से जो यूनिलैटरल एक्शन है, यानी जैसे चाइना कर रहा है कि अपने एक तरफ से बिना बात के अपने मन से कोई बात कर रहा है, स्टेटस को चेंज करने का प्रयास कर रहा है, तो इसके हम विरोध में हैं, इसके हम पक्ष में नहीं हैं। ये थी न्यूज़ इंपॉर्टेंट। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी MP मिनिस्ट्री एक्सीड्स साइज लिमिट कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कहा है कि जो MP मध्य प्रदेश में नई मंत्रालय बना है, बीजेपी जो सरकार बनी है नई कांग्रेस बीजेपी की, तो उसमें देखिए अभी कुछ मंत्रियों ने कल शपथ ली। अब वर्तमान में मंत्रियों की संख्या कुल 34 हो गई है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान का उल्लंघन कैसे हम जानते हैं, तो जब आप आर्टिकल 164(1)(a) खोलेंगे तो उसमें लिखा है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसमें ये कहा गया है जो विधानसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ स्टेट है उसके कुल सदस्यों की
अधिकतम 15% से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि पहले कांग्रेस सरकार थी मध्य प्रदेश में, जिसके बाद लगभग 22 रिबेल कांग्रेस एमएलएज ने पार्टी छोड़ दी। तो इसके बाद अब संख्या 228 से घटकर देखिए 230 से पहले 202 सदस्यों की पहले ही मृत्यु के कारण सीट खाली हो गई थी, फिर 228 सदस्य बचे थे, फिर 22 सदस्य कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो वर्तमान में जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें केवल 206 सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब 206 सदस्य हैं तो आप 34 मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 206 का 15% ही, आप जितने कुल सदस्य हैं उसका 15% ही केवल मिनिस्टर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164(1)(a)। तो इसके तहत जो जब 206 सदस्य हैं तो केवल 30 मंत्री हो सकते हैं, जबकि इन्होंने 34 मंत्रियों को शपथ दिला दी है। तो ये बात बताया गया है कि संविधान का उल्लंघन है, तो इसके खिलाफ जो है कांग्रेस बोल रही है हम कोर्ट भी जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे आर्टिकल 164(1)(a) है, और किसी भी मिनिस्ट्री या कैबिनेट की या किसी मंत्रालय की कितनी अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है किसी राज्य में, तो ये चीज़ हमने देखा। यही चीज़ लागू होती है केंद्र में भी। केंद्र के मामले में लोकसभा में कुल सदस्यों की 15% से अधिक जो है मंत्रियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। ये 91वें संविधान संशोधन से लाया गया था आपका। अगली जो ओवर 2 लाख फ्लड हिट रिटर्न होम, तो असम में बाढ़ आई है। ब्रह्मपुत्र में नदी में बाढ़ आने की वजह से काफ़ी वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित थे जो वापस अपने घरों में आए हैं, ये बात बताई गई है। सम एमपीज़ में वर्क फ्रॉम होम दिस मानसून सेशन, तो जैसे मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है तो अभी जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन हमारे कौन है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। इन्होंने बताया है कि राज्यसभा में जो वर्तमान सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए देखा जाए तो 127 लोग आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यसभा में तो और सदस्य होते हैं, आपको भी पता है। तो ये बताया गया कि कुछ सदस्य और जो हैं उनको वर्क फ्रॉम होम, यानी कि वो घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इसके माध्यम से अरेंज होंगे, और जो बड़ी बड़ी एलईडी टीवीज़ लगी उसके माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और सुरक्षित रूप से मानसून सत्र जो है जारी हो सके। तो ये बात बताई है उन्होंने। अगली न्यूज है ट्राइबल बेल्ट्स फॉरेस्ट विल नॉट बी टच्ड असम मिनिस्टर। तो जो असम के में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, वहाँ पे क्या हुआ, जो भी एमएसएमईज़ हैं उनको जल्दी से लैंड मतलब प्रोवाइड किया जाए बिना किसी समस्या के, ताकि जल्दी से लैंड प्रोवाइड हो तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। तो इसका विरोध किया है काफ़ी ट्राइबल्स लोग हैं, उनको डर लग रहा है कि भाई हमारी ज़मीनों को छीन लिया जाएगा। और आपको पता होगा जो ट्राइबल्स हैं वो जल जंगल ज़मीन इन 3 चीज़ों का बहुत ही महत्व रखता है उनके जीवन में, क्योंकि ये उनके कल्चर से रिलेटेड होता है, और उनकी ज़मीन कोई छीने तो इसका बहुत ही जो है वो मतलब उनका सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। तो इसलिए काफ़ी विरोध चल रहा था वहाँ पे असम में। तो असम के मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि हम ट्राइबल्स की ज़मीन को नहीं टच करेंगे, ट्राइबल्स की ज़मीन के लिए नहीं है, ये ऐसी ज़मीनों को दिया जाएगा एमएसएमईज़ को कि जो खाली पड़ी हैं, जिस पे कोई खेती किसानी नहीं हो रही है, और जो है इसका फ़ायदा उठाया जाएगा और एमएसएमईज़ को दिया जाएगा, ताकि राज्य में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बूस्ट हो सके। तो ये स्पष्टीकरण दिया है। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारी कुछ इस प्रकार है, हार्डलाइनर टू हेड न्यू हांगकांग बॉडी। तो जो चाइना ने लॉ लाया था, नया सिक्योरिटी लॉ लाया था, जिसके अंतर्गत हांगकांग की जो वन नेशन टू सिस्टम के अंतर्गत हांगकांग जो शहर है वो रूल होता है, चाइना का ही एक पार्ट है। तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का गठन होगा, जिसका काम ये रहेगा कि हांगकांग की सुरक्षा, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो अभी इसका जो लीडर है इसका जो हार्डलाइनर यानी जो चाइनीज़ सपोर्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया है, ज़ेन ज़ेनजियोंग इनका नाम है। इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हेड, क्योंकि ये चाइना के पक्ष में काम करते हैं। तो ये जो बॉडी है, चाइना चाहती है इस बॉडी के माध्यम से हांगकांग को कंट्रोल किया जाए। तो अपने ही एक हार्डलाइनर को इन्होंने इस बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगली न्यूज़ है ट्रायल बिगिंस ऑफ सस्पेक्ट्स इन खशोगी किलिंग्स। तो जमाल खशोगी जो सऊदी अरब के नागरिक थे, बाद में उन्होंने जो है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके खिलाफ लिखा था काफ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सऊदी अरब क्राउन प्रिंस के कुछ जो है इनके इशारे पे इनके भी कुछ लोगों ने जाके तुर्की में इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अब क्या हो रहा है, तो जो जमाल खशोगी की हत्या हुई है उसकी जांच चल रही है, उसका ट्रायल भी चल रहा है तुर्की में। तो ये चीज़ देखा हमें जमाल खशोगी हत्याकांड संबंधित। विथ इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया सीक्स टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना।
तो जैसे भारत चीन के संबंध अभी जो है आप देख रहे होंगे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, खास करके सीमा विवाद को लेके। तो अभी इंडिया ने क्या स्टार्ट किया है, डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसके अंतर्गत 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि और जो आर्थिक सैंक्शंस लगाएगी चाइना पे इंडिया, जैसे कि उसको बायकॉट चाइना जैसे मूवमेंट, बायकॉट मेड इन चाइना जैसे मूवमेंट चला रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि भाई आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें। और ओरिजिन रूल्स को अप्लाई किया जा रहा है कि जो भी सामान भेजा जाए वो कहाँ से उत्पन्न है, इसको रूल्स को वेरीफाई किया जाए ताकि लोग को जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो लेकिन इसको जब एसेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, तो ये पता लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो इंडिया पे लेस डिपेंडेंट है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया देखते हैं, इंडिया की बहुत सारी फैक्ट्री चाइना इंपोर्ट से आते हैं। जैसे आप देखिए मोबाइल है, देख लीजिए मोबाइल के हैंडसेट मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी बनाती है, तो उसमें जो इनपुट है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो चाइना में बन के आते हैं। जितने खेल खिलौने हैं हमारे और जो टीवी रेफ्रिजरेटर्स है, भले ही इंडियन कंपनी बनाती हो लेकिन इसके भी जो पुर्जे हैं वो चाइना से बन के आते हैं। तो वही चीज़ में बताई जा रही है कि इंडिया से ज़्यादा डिपेंडेंट, इंडिया जो है चाइना की तुलना में ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया उस पर। तो ये चीज़ बताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जैसे टिकटॉक जैसे हैं, टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में ही था, 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र थे, तो इससे उनको भी प्रभावित होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो ये बात बताई गई इससे। EU क्लियर्स यूज़ ऑफ रेमडेसिविर टू फाइट वायरस। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने रेमडेसिविर नाम की दवा को जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सत्यापित कर दिया है कि ये भाई उचित है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगली न्यूज़, मैक्रॉन पिक्स अप न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो जो इमैनुअल मैक्रॉन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अपने ही सहयोगी जीन कैस्टेक्स, जिन्होंने लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रेटजी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपनाया था, तो इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना है इमैनुअल मैक्रॉन ने। ये चीज़ न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है इकोनॉमिक क्षेत्र से, यूके गवर्नमेंट ग्रुप लेड बाय भारती विंस बिड फॉर बैंकरप्ट वनवेब। तो वनवेब एक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो सैटेलाइट आधारित सेवाएं उपलब्ध कराती है, और इसने अभी प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसके तहत ये ढेर सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि जो है अंतरिक्ष के निचले क्षेत्र में लॉन्च करेगा, और उसके माध्यम से बिना वायरलेस इंटरनेट और बहुत स्पीड से इंटरनेट चलने वाली एक स्कीम लॉन्च करने का ये प्लान कर रहा है, जिससे इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति आएगी, बहुत तेज़ी गति से बिना वायर के इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अभी ये कंपनी जो है काफ़ी घाटे में चल रही थी, दिवालिया घोषित हो गई थी। तो जो भारती एयरटेल कंपनी है हमारी, इसकी जो इंटरनेशनल आर्म है इसका नाम है भारती ग्लोबल। तो भारती ग्लोबल ने यूके गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको खरीद लिया है। तो इसको जो खरीद हो रही थी उसमें इसको हिस्सेदारी लेने का अवसर मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सर्विसेज सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ 4th मंथ इन जून, PMI। तो एक इंडेक्स जारी किया जाता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसके तहत जो है आपका इकोनॉमी का क्या जो है स्टेटस है उसको देखा जाता है। तो जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, अगर ये नॉर्मल रहता है तो 50 है, अगर 50 से ज़्यादा पॉइंट है इसका मतलब इंडस्ट्री अच्छे से बिहेव कर रही है, अगर 50 से कम रहता है इसका मतलब इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी सिकुड़ रही है। तो अभी जो इसका इंडेक्स है वो 50 से कम है, यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर है आपका सेवा क्षेत्र है ये सिकुड़ रहा है, लगातार चौथे महीने में सिकुड़ रहा है। अगली न्यूज़ है ट्रैवल डिमांड म्यूटेड, सम एयरलाइंस में गो अंडर CAPA। तो CAPA जो आपका सिविल एविएशन बॉडी है, जो पूरा इनका सबका सारी जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपका इंडिगो एयरलाइंस हो गया और जो है किंगफिशर हो गई, जेट एयरवेज हो गई, इन सब का जो समूह है इसको CAPA बोलते हैं। तो CAPA ने कहा है कि जो अभी जैसे लॉकडाउन, नॉर्मली एयरलाइंस वैसे ही घाटे में चलती हैं और लॉकडाउन हो गया तो काफ़ी दिन से 2-3 महीने से इनका व्यापार पूरी तरह ठप है, और उसके बाद जब इनको खोलने का आदेश भी दिया गया है तो चूंकि डिमांड इतनी कम है, ट्रैवल डिमांड इतनी कम है कि इनको आधे प्लेन के खाली जा रहे हैं। तो ये बात बताई जा रही है कि इस बार ऐसा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इस वर्ष, $3 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है इस वर्ष एयरलाइन सेक्टर को। तो ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ ना किया गया, कोई हेल्प ना की गई गवर्नमेंट की तरफ से, इनको रिकैपिटलाइज ना किया गया, तो केवल 2-3 एयरलाइंस ही बचेंगी, बाकी सब एयरलाइंस घाटे में चले जाएंगे और उनको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। तो ये बात बताई गई है। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे, सरोज खान द कोरियोग्राफर हु डांस पास द ग्लास सीलिंग टेक्स ब्लास्ट ब्लो। तो बॉलीवुड की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो है काफ़ी बड़ी हस्ती रही जो सरोज खान है, कोरियोग्राफर भी रही है, महान कोरियोग्राफर, उनकी मृत्यु हो गई है। इस चीज़ को न्यूज़ में कवर किया गया है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब हम देखेंगे इससे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे कुछ प्रकार हैं। कोवैक्सीन के निर्माता कौन है? डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सिप्ला, भारत बायोटेक, ऑल ऑफ द अबव।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 15%। अगले प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक उपग्रह तकनीकी दिवालिया कंपनी वनवेब की हिस्सेदारी खरीदी है, किसने खरीदी है? रिलायंस समूह, टाटा समूह, भारतीय समूह, अडानी समूह। इन सब का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।